आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मैं भारत की एक ज्वलंत समस्या के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा। भारत युवाओं का देश है, युवाओं का प्रदेश है, और युवा जो है भविष्य की निर्माण करता है। हमारे अर्थ जगत का स्रोत है। भारत का भविष्य भारत का युवा है। आज भारत में लगभग 52 करोड़ से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। यही युवा देश की अर्थव्यवस्था को नई राह देंगे। लेकिन हमारे देश में नेट काफी सस्ता और सुलभ होने के कारण युवा भारत का युवा बच्चा आज अपने जीवन का, देश का अमूल्य समय इंटरनेट में और मोबाइल में दे रहा है। लेकिन जब यही युवा भविष्य का निर्माण करेगा तो कैसे करेगा? सब चीजों के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन हमारे देश का युवा, इन 52 करोड़ युवाओं में लगभग 10 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा समय ऑनलाइन गेमिंग में जाता है। आज भारत के लगभग 10 करोड़ युवा ऐसे हैं जो दिन में 5 से 6 घंटा ऑनलाइन गेमिंग, रील्स, वीडियोस, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील बनाने में व्यतीत कर रहे हैं। जिस देश का युवा ही अगर नेट का गुलाम हो जाएगा तो उसका अपना भविष्य तो अंधकार में होगा ही होगा, साथ में उस देश का भविष्य भी अंधकार में जाएगा। एक रिपोर्ट में यह आंकड़ा आया है कि 2023 तक 52 करोड़ युवा हैं जिनकी उम्र अभी 18 वर्ष से कम है। यही युवा आगे चलकर भारत के भाग्य विधाता बनेंगे। लेकिन जब ये युवा अपना ज्यादातर समय नेट पर देंगे तो अपने ही भविष्य का निर्माण कैसे कर पाएंगे? 2019 में भारतीय युवाओं की दशा ऐसी थी कि लगभग 3 घंटे के आसपास अपना समय नेट पे देते थे। 2020 में यह समय बढ़कर 4 घंटे हुआ, 21 में लगभग 5 घंटे, 22 में 6 घंटे, और दिसंबर 23 तक ये 7 घंटे से ऊपर निकल चुका है। जब देश का युवा और देश का भविष्य 7 घंटे इंटरनेट पे, वीडियोस में, रील्स में, गेमिंग्स में, फेसबुक में, ट्विटर, व्हाट्सएप पे करेगा तो कम से कम 6 घंटा सोएगा भी। तो अपने भविष्य का निर्माण या शिक्षा का ज्ञान कहां से प्राप्त कर सकता है? कहीं ना कहीं वो भारत को और स्वयं को अपंग बनाने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। आज भारत में लगभग 2700 से अधिक ऐप डाउनलोड किए जा चुके हैं। ऐप डाउनलोड करने के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। नंबर 1 पर चाइना है। लेकिन जो विकसित देश हैं, जहां के युवा तरक्की कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, वहां पर नेट का उपयोग या इन सुविधाओं का निगेटिव उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। यही नहीं, चाइना ने तो प्रतिबंध लगा दिया है। वहां के युवा हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा गेम नहीं खेल सकते हैं, और इसकी जिम्मेदारी उस एजेंसी को ही सौंपी गई है जिससे वो समझे कि कौन सा युवा कितना देर गेम खेल सकता है। इस पर एक कानून बना दिया गया है। अगर बच्चा 3 घंटे ज्यादा गेमिंग खेलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी, और जिस कंपनी गेम खेला उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे देश की सरकारों को भी इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि युवा ही देश का भाग्य विधाता है। और अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम जाकर इसका गुणगान करते हैं, इसी युवा का दम भरते हैं कि मेरा देश युवाओं का देश है। यहां आधे से ज्यादा आबादी युवा है।
यही नहीं, अगर हम इस 52 करोड़ की जनसंख्या को देखें तो इसमें कई सारे देश बन जाते हैं। तो अगर हमारे देश के युवा ही इस तरह अपंगता का कार्य करेंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऑनलाइन गेमिंग, रील्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य व्यवसायों में लगाएंगे तो भाग्य विधाता कैसे बन पाएंगे? कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमारे अग्रजों की भी होती है और हमारी सरकारों की भी होती है। जिस पर हम दम्भ भरते हैं कि हम युवाओं के देश हैं, उस युवा को सही राह न दिखा पाना भी मेरा दोष है। आज हमें ऐसी नीति पर कारगर होना होगा जिससे हमारे देश का युवा इन माध्यमों का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। नेट की सुलभता इतनी आसान है कि गांव हो, गिराव हो, बच्चा हो, सब इसमें व्यस्त है। जब युवा ही 6 से 7 घंटा इसमें व्यस्त रहेगा तो ना तो वो अपने देश के बारे में ज्यादा सोच पाएगा और ना ही अपने भविष्य के बारे में सोच पाएगा। अतः निष्पक्ष दस्तक की सरकार से भी अपील है और युवाओं से आग्रह भी है कि वो अपने दिनचर्या का एक समय सारणी निर्धारित करें और निश्चित करें कि मुझे कब क्या करना है और किसकी उपयोगिता कितनी है। यही नहीं, इस मोबाइल के उपयोग से आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। कई बार तो ओवरहीट के चक्कर में मोबाइल ब्लास्ट भी हो जाते हैं और इनमें से कुछ युवाओं के आंखों की रोशनी मुंह तक झुलस चुके हैं, लेकिन फिर भी युवा है कि मानता नहीं। एक गाना आया था, दिल है कि मानता नहीं। वैसे ही मेरे देश का युवा है कि अपने व्यवसायों में इतना लिप्त है वो कि मानता नहीं। कई विद्यालयों में, कई गार्जियंस में समस्याएं आई हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाइए तो ज्यादातर वहां यही समस्या होती है। गार्जियन लेके आते कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ पा रहा। अभी भोपाल में विगत वर्षों में 11 वर्ष और 13 वर्ष के बच्चे ने सिर्फ इस नाम पर सुसाइड कर लिया कि उसके गार्जियन ने उसे मोबाइल गेम खेलने से मना किया था और कई बार मना किया था। सोचिए ये लत किस हद तक बढ़ गई है। इस पर गार्जियंस भी परेशान है, मनोवैज्ञानिक भी परेशान है, लेकिन करें तो क्या करें? चेतना तो खुद देश के भविष्य को और इन युवाओं को भी होगा। परसेंटेज परीक्षा में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें सामाजिकता का ज्ञान, समय का सदुपयोग कैसे मिले, इस पर हमारे विद्यालयों को, अध्यापकों को और गार्जियनों को ध्यान देने की सख्त से सख्त जरूरत है। निष्पक्ष दस्तक प्रकाशन समूह सभी युवाओं, गार्जियनों और अध्यापकों से अपील करता है कि वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वो मोबाइल का उपयोग जरूरत से ज़्यादा ना करें। मैं उसका विरोधी नहीं हूं कि ना करें, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही करें। दिन भर उसमें व्यस्त रहकर अपने आंखों की रोशनी भी ना कम करें और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुस्तकों का सदुपयोग करें। आजकल के बच्चे कोई चीज जानना हो सीधे से गूगल करते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि क्या है। गूगल में सिर्फ लिख के आ जाता है कि ये जन्मतिथि। अगर वही बच्चा पुस्तक से पढ़ेगा, जन्मतिथि के साथ साथ गांधी जी कहाँ जन्मे थे, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या थी, उनके माँ बाप कौन थे, उन्होंने कैसे देश को आजाद करने के लिए संघर्ष किया, ये 4 बातें और पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, मानसिक स्तर धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है, उनकी सोच संकुचित होती जा रही है। इसलिए मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि पुस्तक को छुआ ना जाए। तब तक की खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। अगर आपको मेरे ये सुझाव अच्छे लगे हों तो कृपया कमेंट्स करो,
जरूर बताइएगा और अपने बच्चों को इसकी शिक्षा भी दीजिएगा। धन्यवाद।